नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले 4-5 दिनों में अपने संस्थान के इस पटल पर जो भी वीडियो संचालित किए हैं उनमें आप लोगों का प्रेम मिला है, अपेक्षा से अधिक प्रेम मिला है। आप इसी प्रकार से सहयोग और समर्थन करते रहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे तरफ से भी जो प्रयास किए जाएंगे आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पर्याप्त होंगे। दोस्तों, मैं संविधान की कक्षाओं के साथ उपस्थित हूँ। हम लोग इस समय संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं कि भारत में जो संविधान के वर्तमान स्वरूप को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, शासित हो रहे हैं, आखिर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी नींव कहाँ से पड़ी, या उसके बनने का स्रोत कहाँ से शुरू हुआ। तो इस क्रम में हमने पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा की थी कि किस प्रकार से 1765 में जब बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया तो कंपनी के अंदर स्वच्छंदता आई, लोग स्वतंत्र रहे। किसी प्रकार का भारत में अब बंगाल का क्षेत्र किसी प्रकार से अब अन्य किसी नियंत्रण में नहीं था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के ही नियंत्रण में था। तो इस दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने, उसके अधिकारियों ने कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों की खूब अवहेलना की, निजी व्यापार पर भी विशेष जोर दिया, और परिणाम यह रहा कि कंपनी में अव्यवस्था फैल गई, कंपनी घाटे में चली गई। कंपनी ने ऐसा समय भी आया कि जब कंपनी ने ब्रिटिश संसद से अपनी स्थिति में, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कुछ राशियों की मांग की, और जैसे ही कंपनी ने ब्रिटिश संसद से ऐसी अपेक्षा की तो संसद ने यह महसूस किया कि कहीं न कहीं कंपनी के अंदर अराजकता है, अव्यवस्था है, जो कंपनी के भविष्य को अंधकारमय बना सकता है। इसलिए कंपनी ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास करके उसके ऊपर अप्रत्यक्ष नियंत्रण आरंभ कर दिया, और इस प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत उन्होंने यह भी प्रयास किए कि अब कंपनी असीमित काल तक व्यापारिक एकाधिकार बनाए नहीं रख सकती, और इस व्यापारिक एकाधिकार को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय हमने यह बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय महारानी एलिजाबेथ ने उसे 15 वर्षों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया था, जो 1609 में वहाँ के शासक जेम्स ने असीमित काल के लिए परिवर्तित कर दिया। यानी कि अब जेम्स ने यह अधिकार दे दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में असीमित काल तक एकाधिकार के साथ व्यापार कर सकती है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उस असीमित काल के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि कंपनी के ऊपर नियंत्रण का यह आकस्मिक प्रयास था, परिणाम स्वरूप बहुत सारी कमियां भी रहीं, सुधार भी बहुत हुए। उनमें एक सुधार हुआ जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ये गवर्नर जनरल अन्य 2 प्रेसिडेंसियों यानी कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों पर वरीयता धारित करने वाला था। यानी कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थे। और सुधार जो अगला किया गया, भारत में पहली बार आधुनिक पद्धति के तहत न्यायिक व्यवस्था शुरू की गई, और पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने दीवानी और फौजदारी के मामलों में के साथ साथ धर्म के संबंध में भी
अपने विचार देने आरंभ किए, अपना राय देना शुरू किया, निर्णय देना शुरू किया। हालांकि जो पहला सर्वोच्च न्यायालय था भारत का, वो पूरी तरह सर्वोच्च न्यायालय के मानक को नहीं पूरा कर पा रहा था। उसके द्वारा जो निर्णय दिए जाते थे, उन निर्णयों के विरुद्ध आप इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। प्रिवी काउंसिल अपने आदेशों से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को पलट भी सकता था। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, अभी भी वो वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। हालांकि बाद में और भी कई सारे सुधार किए गए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो प्रावधान लागू किए गए, उसमें कुछ खामियां थीं, और उस खामियों में सुधार के लिए एक आकस्मिक बदलाव लाया गया, जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत यह निर्धारित किया गया कि कंपनी के जो लाभ के या धन अर्जन से संबंधित जो भी नियम और कानून थे, जो गवर्नर जनरल के द्वारा जो राजस्व संकलन के संबंध में जो नियम बनाने जाने थे, उन नियमों में अब सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। यानी कि अब गवर्नर जनरल के कार्यों और न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों में विभाजन किया गया, और इस विभाजन का परिणाम यह हुआ कि अब दोनों स्वच्छंद रूप से अपने दायरे में कार्य कर सकते हैं। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद जो अगला एक्ट आया, उसे हम कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इस पिट्स इंडिया एक्ट को लाने से पूर्व इंग्लैंड की संसद में भी कुछ उथल पुथल हुए, वहां की सरकारें भी प्रभावित हुई। आप जब इतिहास का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से पूर्व एक और एक्ट आया था, जिसे फॉक्स भारतीय अधिनियम भी कहा जाता है। और फॉक्स जो थे वो तत्कालीन समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और उनके इस सरकार में सहयोगी थे लॉर्ड नॉर्थ। वही लॉर्ड नॉर्थ जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में लागू करवाया। तो इसलिए यह भी ध्यान दीजिएगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नॉर्थ एक्ट भी कहलाता है। जैसे ये पिट्स एक्ट कहलाता है, वैसे ही वो नॉर्थ एक्ट भी कहलाता है। तो जब फॉक्स भारतीय अधिनियम पारित करवाया जाना था, तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स से तो पारित हो गया, पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो पारित नहीं हो सका। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कोई विधेयक अगर पारित नहीं होता है, तो इस दशा में मान लिया जाता है कि जो सरकार है, जो शासन है, वह पूर्ण बहुमत में नहीं है, उसके पास विश्वास मत हासिल नहीं है। जैसा कि आज भी भारतीय संसदीय व्यवस्था में यह पद्धति संचालित की जाती है कि यदि कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता, तो यह मान लिया जाता है कि भारत के सरकार का अब बहुमत नहीं रहा। तो इस दशा में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के पूर्व लॉर्ड नॉर्थ और उनके सहयोगी फॉक्स की सरकार गिर गई। यह पहली घटना थी कि भारतीय संबंध में निर्देश और आदेश बनाने के लिए इंग्लैंड की सरकारें प्रभावित हुई थी। तो आप यहां देखेंगे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट में कई सारे बदलाव किए गए। हालांकि यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का सुधारात्मक रूप ही था, उसे सुधारा जाना था। इसमें एक नई व्यवस्था संचालित की गई और भारत में द्वैध शासन लागू किया गया। इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक नया संगठन या एक नया समूह बनाया गया, जो कंपनी के ऊपर नियंत्रण लागू करने वाला था। यानी कि कहा जाता है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इंग्लैंड में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाने वाली थी। बोर्ड ऑफ
कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए नियंत्रक मंडल भी कहा जाता है, नियंत्रक मंडल। अब कंपनी के ऊपर शासन करने के लिए दो संगठन हो गए। इससे पूर्व एक संगठन जो कंपनी के ऊपर शासन कर रहा था, उसका हमने नाम क्या सुना था, जाना था हमने कि जब कंपनी की स्थापना हुई तो कंपनी के जो शेयर धारक थे वो एक संगठन या अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते थे, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो दूसरा संगठन बना वह बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी उसके शासन के दायरों में बदलाव लाया गया। अब कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य अलग हो गए और साथ ही साथ कंपनी के व्यापारिक कार्यों में भी बदलाव किया गया। कंपनी के व्यापारिक कार्यों की जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो जिम्मेदारी सौंपी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी कि व्यापारिक कार्य कौन देखेगा, तो वो देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिनकी संख्या के बारे में भी हमने बात किया था। इनकी संख्या कितनी थी, 24 थी। जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वह संख्या 6 थी, 6। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाएंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संबंध में जब आप राय देंगे तो सदस्यों की संख्या 6 होगी। अब जब वहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ कुल सदस्यों की संख्या 24 होगी। इस बात का बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखिएगा। तो आपने जाना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्य क्या होगा, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखना। तो कंपनी के अन्य कौन से कार्य थे? कंपनी ने जब भारत में पदार्पण किया तो उनके कार्य का उद्देश्य केवल व्यापार करना था, लेकिन भारत में शासकों के आपसी मतभेद और उनके कमजोरियों का लाभ उठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के अतिरिक्त प्रशासन पर भी अपनी सहभागिता बनाई, पकड़ बनाई, और परिणाम यह हुआ कि एक व्यापारिक कंपनी व्यापार के साथ साथ भारत में प्रशासन भी करने लगी। तो कभी कभी कंपनी प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों के मध्य असमंजस की स्थिति में हो जाती, इसलिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को या राजनीतिक कार्यों को बांट दिया गया, विभाजन कर दिया गया। तो यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो कार्य था वह कंपनी के राजनीतिक कार्य क्या है? राजनीतिक कार्य यह है कि कंपनी किसके साथ संधि करेगी, किस शासक के साथ संधि करेगी, संधि के मानक क्या होंगे, और साथ ही साथ जब कंपनी किसी के साथ कोई विच्छेद करेगी, संधि विच्छेद करेगी, या उनसे कोई भी जो पहले के करार हुए थे उन करारों को तोड़ेगी, तो तोड़ने के लिए भी या जोड़ने के लिए भी या युद्ध करने के लिए या युद्ध संधि के संबंध में हमने बता ही दिया, अन्य जो भी कार्य करने थे उनमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो किसके पास थी? वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। और साथ ही साथ भारत में जो प्रशासनिक दायित्व भी था, प्रशासनिक दायित्व भी किसके पास था? वह प्रशासनिक दायित्व भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था। तो यहाँ हमने बताया आपको कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ एक और नए संगठन का निर्माण किया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल कहा गया। इसके लिए शब्द दिया गया था निदेशक मंडल।
और इसके लिए जो शब्द दिया गया था वह था नियंत्रक मंडल। तो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल में भी अंतर समझिएगा। ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो दोनों संस्थाएं थी वह इंग्लैंड में थी। ये कोई भी संस्था भारत में स्थित नहीं थी। तो इंग्लैंड में ये स्थित संस्थाएं भारत में कंपनी के प्रशासन का मार्गदर्शन कर रही थी, चाहे वो विषय उनके व्यापार का हो, चाहे वो विषय उनके राजनीतिक कार्यों का हो। तो मित्रों, हमने यह जाना कि कंपनी के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो बदलाव हुए, इनमें ये दोनों बदलाव प्रमुख बदलाव थे। कि कंपनी के मामले में पहली बार द्वैध शासन कब लागू हुआ, तो वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। यानी कि कंपनी के कार्यों में द्वैध शासन कब लागू किया गया, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। इसके अलावा क्या बदलाव किए गए, तो एक बदलाव इसमें यह भी किया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। जैसा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह था कि कंपनी के गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी वह 4 सदस्यों की होगी। कितने सदस्यों की होगी, तो 4 सदस्यों की होगी। और इन 4 सदस्यों के स्थान पर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 4 सदस्यों में से एक को घटा करके 3 सदस्यों की गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई। 3 सदस्यों की परिषद, ठीक ना, 3 सदस्यों की परिषद। और इस प्रकार से जो इन 3 सदस्यों में एक सदस्य जो रहेगा वह मुख्य सेनापति होगा, मुख्य सेनापति होगा, ठीक ना, वह मुख्य सेनापति होगा। हालांकि सेनापति के मामले में एक इससे कुछ वर्षों के बाद ही एक नया सुधारात्मक अधिनियम एक चार्टर आएगा और परिणाम स्वरूप उसमें जो सेनापति का अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो बदल दिया जाएगा। तो अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि कब पहली बार गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या में परिवर्तन किया गया, तो वो परिवर्तन होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके तहत कंपनी के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। इसके अलावा एक और परिवर्तन किया गया। एक और परिवर्तन यह किया गया कि अगर गवर्नर जनरल की परिषद के आदेशों को मद्रास और बम्बई के गवर्नर अनुपालित नहीं करते हैं या उसके आदेशों को अनसुना कर देते हैं या सुनने या मानने से इनकार कर देते हैं, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास यह अधिकार था कि वह दोनों स्थानों के गवर्नर जनरलों को बर्खास्त कर दे और परिषद को भंग कर दे। यानी कि आप देखेंगे कि गवर्नर के आदेशों को मानना बाध्यकारी कर दिया गया। बाध्यकारी किसके लिए, तो मद्रास और बम्बई, ठीक ना। तो गवर्नर जनरल के आदेशों को मानना बाध्यकारी कब कर दिया गया, तो 1784 के एक्ट के तहत। और इसके साथ साथ जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको यह अधिकार दे दिया गया कि वह जब उनको उचित लगे वह मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को रोक लगाएं। अगला देखिए इसमें क्या बदलाव किया गया। इसमें जो अगला बदलाव किया गया वो कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। उपहार लेने पर रोक लगा दी गई, यानी कि वह किसी से भी उपहार नहीं ले सकते थे। उपहार लेने पर रोक, ठीक ना। कई बार कई पुस्तकों में ये मिलता है
कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ कंपनी के कर्मचारियों के व्यापार और उपहार दोनों पर रोक लगा दी गई। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों के बिना लाइसेंस के व्यापार पर रोक लगा दी गई, जबकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों के उपहार पर लेने पर रोक लगा दी गई। तो ये प्रावधान मित्रों 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू किए गए थे। इसके बाद जो अगला सुधारात्मक प्रयास किया गया वो 1786 का एक्ट था, और इस 1786 के एक्ट के लाने का जो मूल कारण था, मूल उद्देश्य था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल के या बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में सेवा देने के लिए बाध्य करना था। व्यवस्था यह थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आना चाहता था तो वो चाहता था कि अपने आदेशों को वह स्वच्छंद रूप से लागू कर सके, उसके ऊपर कोई बाह्य नियंत्रण न हो। यानी कि वह भारत जब पहुँचे तो वह किसी के भी आदेशों के नियंत्रण में न रहे, यानी कि वह जो आदेश दे उस पर कोई रोक न लगा सके। तो आप यह कह सकते हैं कि जो 1786 का एक्ट था वो एक सामान्य एक्ट था, वो किसी बहुत विशेष अधिनियम के रूप में नहीं लाया गया था, वो किसी विशेष चार्टर के अधीन नहीं लाया गया था। एक सामान्य रूप से जानिएगा कि कंपनी के गवर्नर या बंगाल के गवर्नर जनरल को थोड़े से अधिक शक्तियों के साथ उसे अधिकार दिए गए थे। 1786 के एक्ट के तहत यह अधिकार दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वही मुख्य सेनापति भी होगा। यानी कि वह मुख्य सेनापति भी होगा, यानी कि सैन्य शक्तियों के साथ भी गवर्नर जनरल अब पद को सुशोभित करेगा। इसके अलावा एक और आदेश दिया गया कि गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, वह अपने परिषद के आदेशों की अवहेलना कर सकता है, यानी कि वह परिषद के नियंत्रण में नहीं रहेगा, वह स्वच्छंद रहेगा और वह उनके निर्देशों को या आदेशों को या सुझावों को पलट सकता है। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल इस एक्ट के साथ अपने परिषद के आदेशों को पलटने की शक्ति प्राप्त कर ले। तो यहाँ आप देखेंगे कि 1786 का एक सामान्य आदेश था और उस आदेश के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को वहाँ का मुख्य सेनापति बना दिया गया, और इसके साथ साथ उसके पास खुद के आदेशों को पारित कराने की भी शक्ति दी गई। यानी कि वह अपने परिषद के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं था, वह स्वतंत्र था, वह उनके आदेशों को पलट सकता था। इसके बाद आप देखेंगे कि एक सामान्य चार्टर आता है। हालांकि वह महत्वपूर्ण इसलिए है कि वह 20 वर्षों के उपरांत कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक रिन्यू करता है। आप देखेंगे मित्रों कि 1773 के बाद 1793 में, फिर 1793 के बाद 1813, 1833 और 1853 में लगातार चार्टर आते रहते हैं, और इन चार्टरों के अंतर्गत कंपनी के ऊपर नियंत्रण किया जाता है, कंपनी के अधिकारों में, कंपनी के कार्यों में, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल के अधिकार और उसके कार्य क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो 20 वर्षों का कार्यकाल था वो 1793 में पूरा हो रहा था। तो इस 1793 में जो चार्टर आया, 1793 का जो चार्टर था, इसके अंतर्गत एक प्रयास यह किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो 6 सदस्यों के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था,
उसके सदस्यों के वेतन के भुगतान की जो जिम्मेदारी थी वो भारत के ऊपर डाल दी गई। यानी कि भारतीय राजस्व से ही इंग्लैंड में स्थित या लंदन में स्थित जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा उसके सदस्यों का वेतन भुगतान किया जाएगा। ठीक ना। तो कंपनी के नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन भुगतान का दायित्व सौंपा गया। और जो दूसरा आदेश था वह सामान्य सहाय था कि कंपनी अगले 20 वर्षों तक और भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रख सकते थे। यानी कि अब 1813 तक पुनः कंपनी व्यापारिक एकाधिकार बनाए रख सकते थे। कई बार जो नए विद्यार्थी हैं उनको कुछ बातें समझ में नहीं आती, जैसे कुछ शब्दावलियाँ समझ में नहीं आती क्योंकि वो उन शब्दों के साथ पहली बार रूबरू होते हैं। जैसे एक शब्द है इसमें एकाधिकार। एकाधिकार मतलब कि इनके पास यह अधिकार केवल अकेले मिला हुआ है और किसी के पास अधिकार नहीं है। यानी कि सुनिएगा कि जब इसमें 31 दिसंबर सन 1600 को कंपनी को एकाधिकार मिलता है तो बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये एकाधिकार शब्द क्या है। तो एकाधिकार से मतलब यह जानिएगा कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार के लिए जाएगी तो इंग्लैंड के कोई भी अन्य कंपनी या उस कंपनी के समूह या कोई व्यक्ति इंग्लैंड का जो निवासी हो वो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने के लिए नहीं आएगा। तो इस प्रकार से यह एकाधिकार कहलाया कि कंपनी के पास एकाधिकार है। वैसे अन्य शब्दावलियों के संबंध में धीरे धीरे कक्षाओं के बाद आपको समझ आने लगेगा, आपको विस्तृत समझ विकसित होगी, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, हमें अपना प्रेम का आभास करा रहे हैं, कमेंट और लाइक्स आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप प्रतिबद्ध हैं। भविष्य में हम पूरी उम्मीद से यह कह सकते हैं कि जब कक्षाएं लाइव चलेंगी तो आपके सामने और बेहतरीन और गुणात्मक कक्षाएं और ज्ञान के साथ आपके सामने हम पेश होंगे। आगामी कक्षाओं में हम 1813 के चार्टर, 1833 के चार्टर और 1853 के इस चार्टर के साथ एक थोड़ी सी लंबी कक्षा के साथ उपलब्ध होंगे। मित्रों, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।